नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभ्युदय क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम जो विदेश व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आज हम जो इंस्टीट्यूशंस की श्रृंखला देख रहे थे, डब्ल्यूटीओ देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिनके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मतलब जो वार्ताएं हुई हैं, उसको आज हम फिनिश कर लेंगे। मेजर मेजर वार्ताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ पर हमने आ, दोहा बैठक में निर्णीत मुद्दे और अनिर्णीत मुद्दे छोड़े थे। निर्णीत मुद्दों में हमने देखा था श्रम मुद्दा और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कल हमने क्लास देखा था जिसको विशेष एवं विभेदकारी उपबंध भी बोलते हैं। आज हम मेरे प्यारे दोस्तों अनिर्णीत मुद्दों को देखेंगे, जिसमें मार्केट एक्सेस इशू प्रोमिनेंट है। ये सभी आप जानते हैं कि डोमेस्टिक सब्सिडी में रिडक्शन कर देना, एक्सपोर्ट सब्सिडी में रिडक्शन कर देना, इनके बारे में बातचीत कर लेंगे। तो ये है मार्केट एक्सेस इश्यू, जिसमें तीन मोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं। एक श्रम मानक, एक पर्यावरण और तीसरा एसपीएस, जिसको हमने देखा था सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो थे। देखिए, श्रम मानक के लिए भारत ने विजय प्राप्त कर ली थी। आपको लास्ट टाइम हमने बात करके बताया ही था कि जब डब्ल्यूटीओ में लेबर के डिस्प्यूट्स के लिए आईएलओ आपने बना रखा है, तो वहीं पर आप हैंडल करो ना। भारत वह बात समझाने में सफल भी रहा था। तो हमारे पास दो मानक रहेगा, एक तो पर्यावरण और एक एसपीएस। इसके ऊपर मार्केट एक्सेस इश्यूज के बारे में समझेंगे। इनको समझने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं जो आपने खूब सुनने को मिली होगी, जिसको बोलते हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। इसको मेरे दोस्तों बोलते हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। ये जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था, ये क्या था? देखो, जितने भी ये जो आप देख रहे हैं ना मार्केट एक्सेस, ये क्या है? ये बेसिकली नए नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, नए गैर प्रशुल्क हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं ये। देखो, हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि ओल्ड टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं और ये जो नए गैर प्रशुल्क अवरोध हैं ये कौन कौन से, ये हमने देखे थे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये न्यू नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो विकासशील देश थे ना, उन्होंने कहा कि साहब, ये जो आप जितने भी गैर प्रशुल्क अवरोध लगा रहे हो, पर्यावरण और एसपीएस, इनको भैया आप कम करें, ताकि क्या हो, जो विकासशील देश हैं, ये विकासशील देश क्या कर सकें? विकासशील देश भी आपके जो वेस्टर्न मार्केट है, जो पश्चिमी बाजार है, इस बाजार में पहुंचने को उनको भी फिर अवसर मिल सके। लेकिन अरे भैया, कौन अपना बाजार खराब करेगा? तो जो विकसित देश थे दोस्तों, उन विकसित देशों ने इसको अपोज किया और वो इसको अमान्य करार दे दिया। क्या किया? अमान्य करार दे दिया। बोला साहब, ये हम नहीं मानेंगे, जो आप कह रहे हो कि जो भी नए गैर प्रशुल्क अवरोध हैं पर्यावरण और एसपीएस के ऊपर, उनको कम कर दें, ताकि विकासशील देशों की वस्तुओं को पश्चिम बाजार में पहुंचने का जो पर्याप्त अवसर आप मांग रहे हो, उसके निमित्त विकासशील देशों ने इसको अमान्य करार दे दिया। और विकासशील देशों ने ही दोहा बैठक के अंत में संकल्प लिया कि ये जो अनिर्णित मुद्दे हैं ना, दोहा मुद्दे, इनको वैश्विक मुद्दे बनाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, एकजुटता दिखाएंगे। इस पर सहमति बनी और इसी संकल्प को क्या बोलते हैं? दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, दोहा विकास मसौदा। अब कभी भी आपको देखने को मिले तो समझ लेना, ये दोहा विकास मसौदा क्या है, डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, कि विकासशील देशों ने दोहा बैठक के अंत में एक संकल्प लिया था कि जो भैया निर्णित मुद्दे रह गए ना आपके, ये जो मार्केट एक्सेस इश्यू में पर्यावरण और एसपीएस, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि साहब हमें पश्चिम बाजार में भी एंट्री दो, और उसके लिए आप पर्यावरण एसपीएस पे जो गैर प्रशुल्क आप लगाते हो, इसको कम करो। ये जो बात कही गई थी और इन्होंने मानी नहीं, तो अपने जो डेवलपमेंट कंट्रीज थे, मतलब विकासशील देश थे, उन्होंने बोला कि हम ये जो मुद्दे हैं अनिर्णित मुद्दे, इन पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए, क्या करेंगे? एकजुटता दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एकजुटता दिखाएंगे। और इसी को हमने क्या बोला? दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का। स्पष्ट है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, ये जो अमेरिका है ना, क्यों विकासशील देश इसके लिए इतनी बहस कर रहे थे? अमेरिका अकेला $300 बिलियन, एटलीस्ट $300 बिलियन की सब्सिडी
अपने कृषकों को देता है। किसको देता है? अपने कृषकों को देता है। अब आप समझ जाओ कैसे भैया ये छूट दे दे हमारे देश के किसानों को अपने यहाँ पर व्यापार करने के लिए। अब इसी क्रम में आगे आपने एक देखा था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये जब हम सब्सिडी बॉक्सेस हम पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा था कृषि समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसको भी देख लो। देखिए कृषि समझौते से संबंधित पहले और एक एक दो कुछ बातें इसी के अंतर्गत समझें। देखो आपको ध्यान होगा 1 अप्रैल 2001 का साल जिसमें हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कृषि निर्यात क्षेत्र, कृषि निर्यात क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। और इसमें हमने क्या तय किया था? हमने इसमें तय किया था कि देखो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। क्या? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों? एग्रो प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे, सॉरी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाएंगे। और दूसरा दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाएंगे। क्लियर? और इन दोनों के माध्यम से निर्यात बढ़ा करेंगे। अब देखो इसको यूँ समझो जैसे कि साहब ये मेरा खेत है, ये आपका खेत है, ये अपने और किसी मित्र का खेत है, ये खेत है यहाँ पे, मतलब गांव में यहाँ पे खेती हो रही है सब आपके। ये लो सब खेती कर दी अपने। अब ये जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है ना, इसके अंतर्गत क्या बोला गया था कि कृषि क्षेत्र के आसपास ही हम क्या करेंगे? उद्योग धंधे विकसित उद्योग लगाएंगे। ठीक है, ऐसे उद्योग को स्थापित किया जाएगा जो कृषि से प्राप्त रॉ मटेरियल, मतलब कि कच्चा माल यहाँ से लिया और कच्चा माल का आपके इस फैक्ट्री में उपयोग किया और यहाँ से आपने उसका फिनिश गुड्स बना दिया, मतलब प्रोडक्ट बना के आगे भेज दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे न केवल निर्यात व उत्पादन बढ़ेगा, इससे फ़ायदा ये सरकार ने बोला, और ये विजिबल भी है कि ना ही केवल आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाकी आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। समझ गए? बल्कि कृषि कार्य और इससे संबंधित जितने भी औद्योगिक कार्य हैं उनमें भी रोजगार के क्या हो गए? आपके पास अवसर बढ़ेंगे। कैसे? अरे भैया यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो आपके यहाँ ढाबा वाला भी खुलेगा, आपके यहाँ पे चाय वाला भी खुलेगा। आप देखेंगे यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए कोई प्रेस वाला खुलेगा, कोई गाड़ी घोड़े वाले आएंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी इनडायरेक्टली बहुत सारे आपके बढ़ जाते हैं। क्लियर? और इसी पॉलिसी के मद्देनज़र हमारे यहाँ पर इस दौरान में कई सारे AEZ खुले, जो हम लास्ट लेक्चर में बात करी थी सेज के बारे में। ये एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन है, ये भी बहुत सारे खुले, 100 से ज़्यादा खुले। जैसे कि बिहार में मुजफ्फरपुर था, देहरादून में चावल की बासमती के लिए खुला था। इनसे रोजगार के अवसर, निर्यात भी बढ़ेगा और GDP बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें तय हुई थी। क्या होगा? रोजगार में बढ़ोतरी प्लस आपके निर्यात में बढ़ोतरी, और देखो ये सारे होंगे तो आप तय मान के चलना आपकी GDP में भी बढ़ोतरी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय। क्लियर है साहब? और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों 2009 से लेके 2014 तक हमारी सेकंड पंचवर्षीय मतलब विदेश व्यापार नीति बनी थी, फॉरेन पॉलिसी बनी थी 2009 से 2014। ठीक है, देखिए ये जो हमारी विदेश व्यापार नीति बनी थी, विदेश व्यापार नीति बनी थी, उसके बाद 2000 जब 14-15 आया था मेरे दोस्तों, 2014-15 में क्या था कि ये कहा गया कि जितने भी वस्तु निर्यात संवर्धन के कार्यक्रम हैं, क्या वस्तु निर्यात संवर्धन के कार्यक्रम, ध्यान रखना, वस्तु निर्यात प्रमोशन के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको मिलाकर इन्होंने एक कार्यक्रम बना दिया जिसको अम्ब्रेला कार्यक्रम कहा गया, छतरी कार्यक्रम कहा गया। क्या कहा गया मेरे दोस्तों? छतरी कार्यक्रम। और उसी तरीके से ये तो क्या था आपका वस्तुओं के लिए, इसी तरीके से मेरे दोस्तों आपके लिए सेवाओं के लिए, यदि मैं सेवाओं के लिए बात करूं तो क्या रहा?
सेवा निर्यात संवर्धन के लिए जितने भी कार्यक्रम बने हुए थे उन सभी कार्यक्रम को मिलाकर एक और कार्यक्रम बना दिया, जिसको हमने बोला, जैसे वस्तु निर्यात था ऐसे ही सर्विस निर्यात, मतलब सेवा निर्यात का कार्यक्रम बना दिया, जिसको हमने क्या बोला, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम नाम दिया। क्लियर? आप देखते भी होंगे MEIS करके और सर्विस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल स्कीम ऐसे करके दो स्कीम का नाम आपको मिलेगा। जब हम अभी लास्ट टाइम पे आपको पिछली क्लासेस में मैंने करंट की फॉरेन पॉलिसी जो आई थी, सॉरी फॉरेन पॉलिसी नहीं, एक्सपोर्ट पॉलिसी जो थी हमारी उसके बारे में चर्चा करी थी। उसके अंदर MEIS और SEIS के बारे में बता रखा है, तो हम इसको भी समझ लेंगे लास्ट में और क्या पॉलिसी थी। इसी दौरान मेरे दोस्तों एक सिनेरियो और देखो, देखो हुआ क्या था 2007-8 में, आपको ध्यान ही है अमेरिका में मंदी आई थी, अमेरिका में मंदी आ गई थी। इसी मंदी के दौरान बाकी देशों के साथ क्या सिनेरियो था और अमेरिका के साथ क्या सिनेरियो था। देखो यदि मैं बात करूं चाइना की, यदि मैं बात करूं भारत की, तो चाइना और भारत ने तो क्या किया था, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया था। लेकिन वहीं यदि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बारे में देखें तो उनका घटा था। अमेरिका और यूरोपियन देशों का एक्सपोर्ट घटा था, जबकि चाइना और भारत का बढ़ता ही जा रहा था। और उसी समय आपको ध्यान है 2008 की जो आर्थिक मंदी का असर था 2009 तक अन्य देशों पर भी दिखाई दिया। और इसी कारण से 2011 में चीन ने क्या किया था, 2011 में चीन ने अपना प्रोडक्शन को कम कर दिया था, प्रोडक्शन को कम कर दिया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ग्रोथ बोलते हैं, जो मतलब डी ग्रोथ कर दिया था। और इससे पहले हम 2005 में हांगकांग में जो बैठक हुई थी उसके बारे में और देख लेते हैं। 2005 हांगकांग, हांगकांग की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, मंत्रिमंडल बैठक थी, और इसका नेतृत्व किसी ने किया था, इसका नेतृत्व चीन ने किया था। और यहाँ पर भी वही दो मुद्दे, गैर कृषि व्यापार और कृषि व्यापार के मुद्दे पे बातचीत हुई थी। एक तो था आपका गैर कृषि व्यापार और दूसरा था मेरा कृषि व्यापार। देखो ये शॉर्ट नोट्स ऐसे ही आप बनाते जाना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैर कृषि को नामा भी बोलते हैं। नामा से मेरे क्या तात्पर्य हो गया, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस से संबंधित। और ये था AMA, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। नामा में हमें क्या क्या देखने मिलता है गैर एग्रीकल्चर में, अब तो आप सब समझ ही गएंगे। गैट इसमें आता है, गैट्स, ट्रिम्स और ट्रिप्स इसमें आता है। देखो हांगकांग जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें देखो दो आपको एक बड़ी बात देखने को मिलेगी कि कृषि व्यापार को एक अलग से चर्चा का विषय बनाया। इसका मतलब क्या था कि कृषि निर्यात को या कृषि व्यापार को विशेष महत्व इस हांगकांग बैठक में भी दिया गया था। और 2005 में आप देखना, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो, देखो क्या इफेक्ट पड़ता है इन बैठकों का, हमको भी समझना। अब 2005 में भारत ने कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए नए आयाम और नए उपाय किए। देखो मेरे दोस्तों, हमारी UPSC के मेंस में कृषि का 40% इकोनॉमिक्स में सिलेबस है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बहुत लाभ देंगी। आपने जो प्रीवियस लेक्चर लिए हैं निसंदेह उनको देखने के बाद आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता जाएगा। तो मेरा आग्रह उन सभी नए बच्चों से है कि पुराने लेक्चर्स मन लगा के अच्छे से देख लेना। जो भी नया इसमें एडिफिकेशन होगा मैं आपको इसमें जुड़वा दूंगा, लेकिन एक बार आप अपनी नींव को मजबूत कर लें। अच्छा, हम एक बार देख लें 2005 का भारत कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण में क्या क्या उपाय किए थे। देखो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कृषि
आयोग का गठन देखने को मिला था। और इस आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। और जिनकी सिफारिशों पर ही, इनकी काफ़ी मतलब 99% सिफारिशों को शामिल करते हुए कृषि कानून बनाया गया। और इनके द्वारा दिए गए सुझाव जैसे क्या क्या थे कि सुझाव भी देखते जाएं आप। हम्म, जैसे कि मेरे दोस्तों इन्होंने बोला था कि कृषि क्षेत्र में जो फसलों की कीमत है, इस कीमत को तेजी से बढ़ाया जाए। आप देखना कि अभी हाल ही MSP पर सभी फसलों में दुगना तिगना तक रेट बढ़ाया है पहले के मुकाबले। इन्होंने बोला कि कृषि क्षेत्र का जो ढांचा है, उस ढांचे को मजबूत किया जाए। क्लियर? और इसी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम, क्या? भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण परियोजना आरंभ की गई। और आप सभी जानते हो इसमें कितने कार्यक्रम थे? 6 कार्यक्रम थे। और 6 कार्यक्रम कौन कौन से थे? देखो, एक तो था आपका परिवहन, जितने भी लॉजिस्टिक के साधन, परिवहन। इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपना आ जाता है बिजली। और परिवहन में PMGSY लेके आए थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 500 तक की आबादी के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। बिजली, बिजली में ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान था। तीसरा सिंचाई, सिंचाई में उस समय एक कार्यक्रम आया था, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिटेड प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। और इसी के साथ साथ संचार, संचार पे क्या काम हुआ था? BSNL ने वहाँ पर ग्रामीण में अपनी क्षमता विस्तार करने में खूब काम किया था। और संचार के बाद आपका आता है पेयजल, पेयजल अभियान, ये भी आपका आया था। पेयजल अभियान में क्या होता? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल अभियान आया था। इसी तरीके से आवास के लिए आप देखते हैं ना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी सब इसी के पार्ट है। और साथ ही साथ विभिन्न फसलों के MSP को भी बहुत तेजी से बढ़ाया गया था। देखो, यदि मैं आपसे बात करूं ना गेहूं की फसल की, गेहूं गेहूं की फसल की बात करूं तो 2005 में इसकी MSP थी 570 रुपये। और 2010 में इसकी MSP हो गई थी 1250 रुपये। और 2017 में इसकी MSP बढ़कर हो गई 1550 रुपये। ठीक है। अब आप मुझे ये बताना साहब, 2020 में हमारे गेहूं की MSP कितनी है? कमेंट बॉक्स में देख के बताना। अगला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट 2013 का बाली सम्मेलन। बाली सम्मेलन में देखो, बाली सम्मेलन से पहले आपको थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बता दूं। 2013 के आसपास या उससे पहले या 2013 में क्या जोर पकड़ने लग गया था? यूनाइटेड नेशन, ये मैंने क्या लिखा? FCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो, आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास अपनी राजकोषीय नीति वाली स्टार्ट हो जाएगी, फिजिकल पॉलिसी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या आपको ध्यान है क्या? 3 प्रमुख सम्मेलन। 1972 का अपना पर्यावरण सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है बताना भैया? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है ये भी बताना। रियो डी जेनेरियो। और हुआ था 1997 में अपने क्योटो में। क्योटो कहाँ है ये भी बताना। देखो, मैंने आपसे कल परसों न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहा था। उसमें दैनिक जागरण में एक कॉलम आता है कि डेली जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकर हुई होती हैं उनके बारे में बताता है। उसी में एक न्यूज़ अभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में 2 दिन पहले ही मैंने आपको दी थी। 1997 में क्योटो में जो बातचीत हुई थी पर्यावरण के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 2005 में हुआ था।
ये बात आपको परसों के उस व्हाट हैपन ऑन अ डे करके एक उसका होता है कि लास्ट पेज पर आता है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। दैनिक जागरण के अखबार में है कि 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये, 1997 में क्योटो की बात हो रही थी। देखो, और ये प्रश्न भी आया था। सब जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये ध्यान रखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुआ था। और हमारे राजस्थान में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा में यही प्रश्न आया था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है भैया कब इम्प्लीमेंट हुआ था। और उसमें एक ऑप्शन 1997 भी था, तो एक 2005 भी था। 99% बच्चे ये करके आए थे, जबकि उत्तर क्या सही था, ये गलत था और 2005 सही था। तो हम एक बार बाली सम्मेलन से पहले थोड़ा थोड़ा और देख लो भैया। देखो, ये वही दौर था जब 2006 से संरक्षणवादी स्वरूप विश्व में चालू हुआ था। संरक्षणवादी स्वरूप समझ गए कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाना और बाहर के लोगों को रोकने के लिए टैरिफ बढ़ाना, समझ गए। और इसी वजह से पश्चिमी देशों ने भी अपना रुख क्या कर लिया था, कड़ा कर लिया था। और वहीं 2009 में देखो कॉपन, ये जितने भी सम्मेलन होते हैं ना, पर्यावरण सम्मेलन ना, देखो ये क्या बोलते हैं, गैसें कम करो। और गैसें कैसे कम करो भैया, आप अपने यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वहाँ से भैया इंडस्ट्री को आप डीक्लटर करो, मतलब कि इंडस्ट्रीज को कम करोगे तभी तो आपके ये जो उत्सर्जन कर रहे हैं आप गैसेस का कम होगा। गाड़ी घोड़े जितने ज़्यादा बिकेंगे तो उतने ज़्यादा आपके गैसेस रिलीज करेंगे आप। अब विकासशील देशों का कहना ये था कि भाई अमीर अमीर देशों, विकसित देशों, बापड़ो, तुमने तो खूब विकास कर लिया, खूब पहले इंडस्ट्री लगा लगा के विश्व में खूब गैसें छोड़ ली, खूब आपने भूतापन को बढ़ावा दे दिया। वर्तमान में भैया हम तो अभी नेसेंट स्टेज पे हैं, हमने तो अभी काम करना शुरू किया है, अभी हमने इंडस्ट्री लगानी स्टार्ट करी है। आप हमसे ये अपेक्षा इस समय हमसे क्यों कर रहे हो? उल्टे तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ये विकासशील देशों का कहना था। और इसी मद्देनजर आप देखो, मैंने हर बार अपनी क्लास में एक छोटी सी आपको बात बताई है कि एक बार अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में शिवराज सिंह जी एक पर्यावरण सम्मेलन में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब देखो, हर सरकार के सामने और एक बड़ी समस्या रहती है। बोला मेरे सामने तो बहुत बड़ी समस्या थी, जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप खूब तो रोड बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं, लेकिन भैया उसके लिए आप जो पेड़ पौधे काट रहे हो वो कौन देख रहा है? और बड़ी विडंबना ये है कि बिना इनको काटे पीटे, बिना जंगलों को नष्ट किए हुए अब रोड बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, तो इसके लिए पर्यावरण का ह्रास होता है। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। तो वो उन्होंने कहा कि साहब जो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत मजबूत तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या है कि जीडीपी का बढ़ना केवल और केवल मात्र आपके अच्छे लिविंग, आपके अच्छे डेवलपमेंट का द्योतक नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये सम्मेलन बोलते थे भैया कैसे भी करके आपका जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हो उसको कैसे भी करके पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास करें। कोपनहेगन सम्मेलन आपने देखा 2009 में, और इसी में जलवायु परिवर्तन के लिए एक समझौता हुआ था। उस समझौते को बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं, बेसिक समझौता। ये क्या था, 2009 में ही हुआ था ये। बेसिक नाम कैसा हुआ, और ये ध्यान कर लेना जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था। देखो इसमें बी से तो हो गया आपका ब्राज़ील, और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका, आई से हो गया इंडिया, और सी से हो गया चाइना। इन सब ने मिलकर समझौता किया था जलवायु परिवर्तन के लिए। अब मैं आपको दो टर्मिनोलॉजीज और बताता हूँ, उनको भी समझते चलो। ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्या है कि ऐसी टर्मिनोलॉजी आती हैं तो मेरा मन रहता है कि आपको हाथों हाथ भी उनके बारे में बताते चलो। तो वो एक तो होता है फिस्कल स्टूमुलेशन, फिस्कल स्टूमुलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय स्फुरन। और दूसरा होता है आपका फिस्कल ऑस्टेरिटी। ये क्या होता है, राजकोषीय अनुशासन। दोनों को एक बार समझ लेना। राजकोषीय स्फुरन मतलब कि स्टूमुलेट करना। स्टूमुलेट कैसे करना, ये बेसिकली 2008 में स्टार्ट हुआ था।
और इसके अंतर्गत क्या किया था, इसके अंतर्गत आपके जो इनकम टैक्स है, टैक्स कर लीजिए, आपके टैक्स में कमी करना मतलब रियायतें देना। दूसरा, आपके सब्सिडी को बढ़ाना, ये काम इन्होंने किए थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, बॉन्ड को बेचा था, बॉन्ड अधिक बेच दिए थे। अब ये क्या होते हैं, ये आपको पुरानी कक्षा में मालूम पड़ेगा। सरकार कागज का एक टुकड़ा बनाती है, वो बेचती है, ये बॉन्ड खरीदो आप और इस पर आपको हम ब्याज देंगे। तो आपने दो उपाय देखे कैसे स्टिमुलेट करेंगे। एक उपाय तो है टैक्स कम करके, दूसरा उपाय है सब्सिडी को बढ़ाकर। अब देखो, ये बॉन्ड जो अधिक बेचना होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। अब जो अगला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें ये सब समझ जाओगे घाटे की। वैसे वित्त, ये सब हमने वैसे पहले चर्चा कर रखी है। घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब वित्त की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, बाहर से पैसा लेके आके कर रहे हैं, लोन लेके कर रहे हैं। और इसके, और दोस्तों जो घाटे की ये जो वित्त व्यवस्था है ना, समझो ये घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकारों को अधिक मात्रा में जब बॉन्ड बेचती है तो दो समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी दो समस्याएं देखने को मिलती है। एक समस्या तो आपको देखने को मिलेगी कि निजी उत्पादकों के लिए जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, निजी उत्पादकों के लिए एक तो मार्केट में ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है, ऋण की उपलब्धता कम होने लगती है। दूसरा, आप एक और देखते हैं कि सरकार पर ऋण का बोझ, जिसको लोक ऋण भी बोलते हैं, का बोझ और ब्याज, इन दोनों का व्यय का बोझ बढ़ने लगता है। सरकार पर एक तो ऋण का बोझ, लोक ऋण पब्लिक लोन, क्योंकि पब्लिक से पैसा लिया है ना, लोक ऋण का बोझ, और साथ ही साथ इस पर उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। इन दोनों का बोझ बढ़ने लगता है। तो देखो, ये जो समस्याएं थी ना, ये 2010 के उत्तरार्ध में ये जो समस्या बढ़ती हुई दिखी, तो यूरोप की सरकार ने क्या किया, यूरोप की सरकारों ने वित्तीय अनुशासन की तरफ कदम बढ़ाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल ऑस्टेरिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, कहीं पर आ जाए तो ध्यान रखना, राजकोषीय अनुशासन। कि साहब आपका खाता बही में गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी इन द सेंस कि बोझ हो रहा है, इतनी कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा आपने अपने ऊपर ये कर्जा ले रखा है, तो अब अनुशासन में आ जाओ। तो 2010 के उत्तरार्ध में ही फिजिकल ऑस्टेरिटी कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए गए थे। क्लियर। अब बाली सम्मेलन समझते हैं। देखो, स्टार्टिंग वहीं से हो गया था, लेकिन इन चीज़ों को भी साथ में समझना जरूरी था। बाली सम्मेलन 2013 दिसंबर में हुआ था। देखते हैं साहब। देखो, इसमें दो मसलों पर चर्चा हुई थी। दो मसलों पर चर्चा हुई थी। अब ये चर्चा क्या कहती, ये समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखते हैं, इन्होंने बोला था जब खाद्य स्थिति को बनाए रखने के लिए जो आप खाद्य सब्सिडी देते हैं, इसका जो मामला है, ये भारत सरकार ने उठाया था। देखो, उन्होंने कहा था साहब देखो, हमारे यहाँ पे तो खाद्य सब्सिडी हम देनी देनी पड़ेगी, हम इसमें कोई चूक नहीं कर सकते। भारत ने अपने खाद्य सब्सिडी का मामला यहाँ पर उठाया था। 8% के आसपास आपकी फूड सब्सिडी का मैटर यहाँ पर था। क्या बोला था कि साहब खाद्य स्थिति को बनाए रखने के लिए खाद्य सब्सिडी देने की जो अधिकारिता है, उसका मसला एक तो उठा था। इसको आप ऐसे कर लेना, ये तो हो गया आपका, और ये लिखना, खाद्य स्थिति को बनाए रखने के लिए, नोट्स बनाते रहना मेरे दोस्तों, बनाए रखने के लिए खाद्य सब्सिडी देने की अधिकारिता का मामला, खाद्य सब्सिडी देने की अधिकारिता का मामला। एक तो ये इशू था।
और देखो ये जब भारत ने मसला उठाया था ना, उस समय खूब गर्मा गर्म बातचीत हुई थी, और इस विषय पर ही, फूड सब्सिडी पर ही फिर ये तय हुआ, फूड सब्सिडी पे ही तय हुआ कि साहब हम अगले 4 साल तक डब्ल्यूटीओ की औपचारिक बैठकों में औपचारिक चर्चा नहीं होगी, इनफॉर्मल चर्चा हो सकती है, लेकिन औपचारिक चर्चा फूड सब्सिडी पर नहीं होगी। और इसी को क्या बोला गया था? पीस क्लॉज बोला गया था। आपने एग्जाम में भी खूब देखा होगा, व्हाट इज पीस क्लॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ इन दोहा वार्ता, दोहा मिनिस्टर, सॉरी, बाली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। पीस क्लॉज, शांति अवधि, कि इस 4 वर्ष की अवधि में हम कोई औपचारिक रूप से खाद्य सब्सिडी के बारे में तय नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्मा गया था। दूसरा बिंदु देखें, दूसरा मसला क्या था? दूसरा मसला था जो व्यापार का उदारीकरण है, व्यापार के उदारीकरण के लिए 2 प्रकार की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा, ये बात की गई थी। व्यापार के उदारीकरण के लिए 2 प्रकार की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा। 2 प्रकार की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा, ये उनका दूसरा दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। देखो मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के नोट्स चेक होने के लिए उन्होंने भेजे थे मुझे, और तुम भैया आप किस स्थिति में बाकी विद्यार्थी चल रहे हो मुझे भेज देना, तो एक बार मुझे ये ध्यान में आ जाएगा, हाँ भाई तुम लाइन में ही हो। मेरे पास देखो प्रतीक का आया था, मेरे पास अदिति का आया था, मेरे पास शालिनी का आया था, विश्वेंद्र का आया था, रंजीत का आया था। इन सब ने बड़े अच्छे नोट्स बना के भेजे थे कि ज़रा एक बार देख लो। तो भैया तुम बना रहे हो नहीं बना रहे, ये रामायण या महाभारत की तरह तरह सुन ही लेते हो। देखो पीपीटी से मेरे को केवल कीवर्ड लिखने होते हैं और मैं सीधे तुम्हारे माथे पर डाल सकता हूँ समझा के, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड वे टू स्टडी यार, है ना। तो बालको तुम्हें ना ये करना ही चाहिए, ये सारी बातें। नोट्स साथ साथ बनाते रहो, अच्छे अच्छे नोट्स बना लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तय मान के चलो, मैं पुनः आपसे विनती कर रहा हूँ भैया, ये जितना भी मैटर है बड़ा अच्छा कंपाइलेशन करके मैं दे रहा हूँ। जितने भी मार्केट में आपको ठीक ठीक कंपाइलेशन मिलेगा उन सबको एडिफिकेशन करके आपको एक ही जगह ये मेहनत में करके पकड़ा रहा हूँ, तो उसको समझ लो, अच्छे से लिख लो। और नोट्स बनवाने के पीछे मेरा ध्येय यही है कि आप इसको बार बार रिवाइज करें। तो सॉरी, आपका रिवीजन करने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत सीमित और कम हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी आप इसको रिवीजन कर पाओगे और एक जगह आपका एक मटेरियल भी इकट्ठा हो जाएगा। शांति काल समझ गए। दूसरी बात ये आपने देख ली, व्यापार के उदारीकरण के लिए 2 प्रकार की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा। अब ये 2 प्रकार के आप देख लेते हैं अपन एक बार। पहला था इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज। क्या इन्होंने बोला? इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज। हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम सब यही वर्ड ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज। बुनियादी ढांचा समन्वय स्थापित करने की बात कही गई थी। इन्होंने कहा कि साहब देखो बड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि जो विभिन्न देशों के बुनियादी ढांचा सुविधाएं में सिमिलरिटी नहीं है, तो क्या होता है कि व्यापार करने में बड़ी दिक्कत आती है, कई अवरुद्ध पैदा हो जाते हैं। और इसलिए क्या करें, व्यापार एक साथ हम वृद्धि करने के लिए हमारे बुनियादी ढांचा सुविधाओं में एक लिंकेज, एक समन्वय स्थापित किया जाएगा। और इसी समन्वय के लिए आपको ध्यान होगा, चालाक चीन ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड AIIF, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। देखो इस फंड के माध्यम से तो इसने कर्ज के जालों में बहुतों को फंसा लिया। इसने बोला कि एशिया में कई सरकारों, कई निजी कंपनियों को इसने सस्ता ऋण देंगे ताकि बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके और ये जो हमारे एशियाई देश हैं ये आपस में व्यापार में विकास कर पाएं। अरे भैया व्यापार में डॉन तो तू बना बैठा है,
तो उसको और बाजार इकट्ठे करने के लिए, देशों को अपने कब्जे में लेने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का खूब यूज में लिया गया। क्लियर। और देखो इसी के मद्देनज़र आपको ध्यान है जो सिल्क रोड है हमारी, इस सिल्क रोड पर भी चाइना ने खूब इन्वेस्टमेंट किया। अब भारत बड़ा कूटनीतिक रूप से देख रहा है कि साहब इसका सिल्क रोड का कहीं ना कहीं लाभ तो हमें भी होगा, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो रोड बना रहा है उससे बड़ी दिक्कत है। दूसरा हमने देखा कि आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए, इसके अंतर्गत ही आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए जलमार्ग नदी परिवहन को प्रोत्साहन देने की खूब जोर शोर से भी अपनी बात चल रही है। और इसी के अंतर्गत 1997 में आपको ध्यान ही होगा बिम्स्टेक बना था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब बे ऑफ बंगाल में इनिशिएटिव लिया था कैसे भी करके यहाँ पर हम कैसे इनिशिएटिव को बढ़ा सकें विभिन्न क्षेत्रों में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के माध्यम से। ये आंतरिक व्यापार बढ़ाने के लिए एक बिम्स्टेक एक समझौता किया गया था। इसमें रिवर्स ऑफ कैनाल्स बनाएंगे, जल मार्ग नदी परिवहन को बढ़ावा देंगे, ये सारी बातें इसके अंतर्गत थी। और आप ये जानते हैं तो मेकांग गंगा प्रोजेक्ट, ये भी आपको नाम ध्यान में होना चाहिए, मेकांग गंगा प्रोजेक्ट। क्लियर। अच्छा ये तो हो गया ई। दूसरा कौन सा व्यापार उदारीकरण के जो बाधाएं थी जिन पे ध्यान देना था। देखो जैसे हमने देखा व्यापार करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज हमने लेके आया, इसी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर भी दोस्तों अलग अलग देशों के विभागों में अभाव देखा गया था, मतलब समन्वय में अभाव किया जाता कि तुम्हारे वहाँ की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है वो डिफरेंट है या उसके प्रोसेस अलग है। तो ईज़ ऑफ डूइंग जो विश्व में आप जब देख रहे हो बिजनेस की ईज़ ऑफ डूइंग के लिए, वो यही है कि एक तरीके से एक समान लिंकेज बन जाए, एक ऐसा समन्वय बन जाए प्रशासनिक रूप से व्यापार करने के लिए जो सभी देश उसको फॉलो करें। ठीक है, अर्थात प्रशासनिक इच्छा शक्ति का आधुनिकीकरण करना होगा। और इसी के अंतर्गत ट्रेड फैसिलिटेट एग्रीमेंट हमें देखने को मिला। प्रशासनिक स्तर का, या यूं बोल लीजिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का आधुनिकीकरण करना होगा। आधुनिकीकरण, ये छोटी की मात्रा है, आधुनिकीकरण करना होगा, ये दूसरा इनका मुद्दा था। और इसी में हमने क्या देखा था, ट्रेड फैसिलिटेट एग्रीमेंट, ट्रेड TF है जिसको बोलते हैं फैसिलिटेट एग्रीमेंट। क्लियर। और दोस्तों जितनी भी बातचीत हुई थी ना बाली सम्मेलन में, ये सब बातचीत ही बातचीत होती रही और 2014 तक बाली सम्मेलन की बातचीत या प्रावधानों का वही कोई क्रियान्वयन नहीं हो सका। ठीक है, चलो अगले सम्मेलन पे चलते हैं। आप तो सम्मेलन देख लो, बाकी जो IR वगैरह पढ़ोगे ना तब इनको और अच्छे से समझ पाओगे। अगला सम्मेलन आप देख लो भैया, नैरोबी का 2015 में हुआ था। नैरोबी, ये नैरोबी कहाँ है ये भी बता देना है, नैरोबी सम्मेलन। ठीक है। अच्छा नैरोबी सम्मेलन में क्या हुआ था, नैरोबी सम्मेलन में फिर हल्ला मचा था। पहला बिंदु तो जो हमने अभी TFA देखा, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट देखा, इस पे फिर से चर्चा हुई और फिर से संकल्प पारित कर दिया गया। दूसरा, इसी के अंतर्गत विकसित देश जो थे, विकसित देशों की जिद देखो, विकसित देशों की जिद पर यह प्रावधान बनाया गया था कि साहब जो आप व्यापार उदारीकरण की बात कर रहे हैं, व्यापार उदारीकरण, और थोड़ा ठीक लिखता हूं, व्यापार ओ
व्यापार उदारीकरण। क्या जिद पर थे कि जो व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने बोला कि साहब जो लीज डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, अल्प विकसित देशों को तो विशेष रियायतें दी जा सकती हैं। इन्होंने कहा कि अल्प विकसित देशों को विशेष रियायतें, जो भारत ने बोली थी ना, इसी तरीके से विशेष रियायतें इनको दी जा सकती है, लेकिन विकासशील जो देश हैं, जो आपके विकासशील देश हैं, उनको ये विशेष रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। और यही वह सम्मेलन था, चूंकि आप जानते हैं कि भारत एलडीसी के अंतर्गत आता नहीं है, विकासशील देश है। और ये जो हमारे ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा था। किस सम्मेलन का? नैरोबी सम्मेलन की बातचीत का। तो दोस्तों, हमने प्रमुख प्रमुख जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया। इनके जो बेसिक कंटेंट जो जो हुए थे उनके बारे में हमने देखा। और आज मैं मानता हूँ कि हमारा WTO का हमने काफ़ी कुछ कवर कर ही लिया, और उसमें कुछ नई नई चीज़ें आती रहेंगी तो आपको ध्यान में आती रहेंगी। लेकिन कुछ ये सम्मेलनों के बारे में आपको मुझे बताना मन में बहुत मेरी इच्छा थी कि ये बेसिक बेसिक तो आपको थोड़ा तो ध्यान में हो कि क्या क्या मेन मेन इवेंट उन सम्मेलन में हुए थे, जो प्रमुख सम्मेलन हुआ, प्रमुख सम्मेलन है। तो आज ये हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया है। और अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम राजकोषीय नीति स्टार्ट करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक अभी मेरे लिहाज से ये अंतिम चैप्टर रहेगा जो आपके लिए अभी, वैसे सभी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका एक बड़ा मेजर पोर्शन रहता है जो आपके पॉलिटी से लेके, आपके इकोनॉमी से लेके, आपके करंट में, तीनों में ये प्रभाव छोड़ता है। इसको भी समझेंगे और उसके बाद आपका काफ़ी, मतलब 99% एक तरीके से टॉपिक्स कंप्लीट अपन ने कर ही लिए होंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं कक्षा को। और ज्योग्राफी का बेसिकली एक कोर्स मेरा चल रहा है जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है अपने, उसको अलग से सेक्शन, उसमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और कई चीज़ें उसमें जोड़ रखी हैं। वो बेसिकली पेड कोर्स हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे बाकी चीज़ ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं कोई, तो उसमें पढ़ सकते हैं। क्लियर? और इसको रिवाइज ज़रूर करते रहना। नोट्स बनाओ तो मुझे अवश्य भेजना, और शेयर लाइक सब कर देना। वो मुझे थोड़ा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में कमज़ोर हूँ कहना, लेकिन अब कर देना आप सब जो भी है। चलिए, धन्यवाद।